जैसे हमने संजय दत्त को देखा था, आई गेस वो उनके काफ़ी 50 प्लस के बाद उनका बेबी हुआ था। ओके, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो लोग अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, हेल्दी खाते, वर्कआउट करते हैं, इसलिए वो बढ़ते एज में भी पेरेंट बनते हैं। जैसे हमने संजय दत्त को देखा था, आई गेस वो उनके काफ़ी 50 प्लस के बाद उनका बेबी हुआ था। वो हो सकता है कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे, हाँ, अगर उनका बच्चा सोशल मीडिया के थ्रू हम भी देखते हैं। लेट एज में हुआ है तो वो नेचुरल कंसेप्शन था या क्या था। जैसे फीमेल्स में एग प्रिजर्वेशन की बात होती है, ऐसे मेल्स भी अपने स्पर्म को फ्रीज करा करके रखते हैं कि अगर हमें लेटर ऑन कभी बच्चा पैदा करने का मन करता है। 50 इंडिया में तो चलिए आप 50-60 की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग 70-80 साल में भी जो मेल्स हैं वो बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वो लोग जब वो अपने हेल्दी टाइम पे रहते हैं, जब सब स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और सब चीज़ें ठीक हैं, तो वो लोग भी अपना स्पर्म फ्रीज करा करके रखते हैं कि एडवांस एज में बाई चांस अगर उनके स्पर्म पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और उनको फिर भी लगता है कि नहीं हमें अपना बच्चा चाहिए, तो वो अपने स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं। या वो बच्चे कई बार यंग बॉयज़ रहते हैं, उनको टेस्टिकुलर कैंसर्स हो जाते हैं या किसी और चीज़ का कैंसर हुआ जिसके लिए उनको कीमो या रेडिएशन लेना पड़ता है, तो उनकी फर्टिलिटी भी विद टाइम ख़राब हो सकती है। तो वो भी अपने स्पर्म को ये सब ट्रीटमेंट से पहले फ्रीज करा करके रख लें, ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट अगर टेस्टिस का वो स्पर्म बनाने का सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो जाए तो एटलीस्ट उनको ये नहीं लगे कि अब मेरा बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। वो अपने फ्रोजन स्पर्म्स का यूज़ करके खुद का बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। ओके, तो स्पर्म फ्रीज और एग फ्रीज का प्रोसेस क्या होता है? स्पर्म फ्रीजिंग तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें तो मेल को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कोई एक इंजेक्शन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नॉर्म्स होते हैं जो डॉक्टर्स के साथ जा कर के डिस्कस कर सकते हैं और कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं स्पर्म फ्रीजिंग से पहले। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और करा सकते हैं। हाँ, फीमेल्स को अगर अपने एग फ्रीज़ कराने हैं तो उन्हें कंप्लीट IVF प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए उनको 10, 12 या 15 दिन डेली इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। बट ये इंजेक्शंस भी बहुत सिंपल होते हैं, नॉर्मल इंजेक्शंस के जैसे लगता है। कोई इसमें बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं या वो अपना काम नहीं कर सकती हैं। अपने रूटीन में रहते हुए वो 10-15 दिन का ये प्रोसीजर फीमेल में चलता है। एग फ्रीज किए जा सकते हैं उसके बाद उनके बॉडी में ही ना? नहीं, एग्स को तो बॉडी से बाहर निकाल के ओके, फिर उनको हम लोग लेबोरेटरीज में फ्रीज करके रखते हैं, ताकि जब लेटर ऑन वो बच्चा पैदा करने का सोचते हैं, हम उन एज ज़्यादा हो गई या उन्होंने नेचुरली ट्राई कर लिया काफ़ी टाइम तक और नहीं हो रहा है, तब फिर हम वो लैब से उन फ्रोज़न एग्स को निकाल करके उनके उस टाइम के पार्टनर के स्पर्म के साथ मिला करके एम्ब्रायो तैयार करके फिर हम उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन कब तक रहता है? जैसे अभी अगर एग निकाल के उसको फ्रीज किया जाए तो वो कब तक सही रहे? साइंटिफिकली हम इसको कभी एजेस तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉसिल्स मिलते हैं, कितने सालों, 100 साल, हज़ारों साल पुरानी चीज़ें भी निकल करके आ जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी जाती है उसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके -180 डिग्री पे लगभग इन एग्स को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगेन लीगल फ्रेमवर्क है, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क बोलता है कि अगर कोई लेडी अपने एग पर्सनल यूज़ के लिए फ्रीज़ कराती है तो मैक्सिमम 10 इयर्स तक वो एग्स को फ्रीज करके रख सकते हैं। विद इन दोज 10 इयर्स उसको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा एग्स को फ्रीज नहीं रखा जा सकता लीगली। साइंटिफिकली तो इट कैन बी फॉर एजेस। आजकल का लाइफस्टाइल मतलब काफ़ी अफेक्ट करता है लोगों को, तो जैसे हुकअप्स करते हैं लोग, पार्टीज़ करते हैं, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एग और स्पर्म काउंट पे। जो लाइफस्टाइल है वो हमारे हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। बेसिकली अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जो हमारे दिमाग को सुकून दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टीज़ करना कोई गलत बात नहीं है, आप रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज हर चीज़ एक लिमिटेड दायरे में हो। रोज़ पार्टीज़ करना जिसके लिए आप रात भर जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है।
और जो ब्रेन है उसी का काम है पूरे सिस्टम को चलाना, रेगुलेट करना। अगर आप थके हुए हो तो आप वो ही काम करोगे ना जो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको क्या अच्छा लगता है कि आराम करने दो भाई, थक गए हम। ऐसे ही अगर हम ब्रेन को थका देते हैं, उसको प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, बिकॉज ब्रेन के लिए तो वही एक सबसे रिलैक्सेशन टाइम है। उस दौरान भी वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलैक्सेशन उसे रात की नींद में मिलता है। तो अगर ब्रेन थक जाता है तो वो अपने आप को बचाने में एनर्जी लगाएगा, कुछ हद तक दिल को बचाने में एनर्जी लगाएगा, लीवर, किडनी, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि आपका एग ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्पर्म ठीक से बन रहा है कि नहीं, स्किन में ग्लो आ रहा है कि नहीं, खाना ठीक पच रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। तो इसलिए लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है टू हैव गुड मेंटल हेल्थ। अगर घर का हेड ठीक होता है तो घर के बाकी लोग सब ठीक से चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं। तो सिर को इंग्लिश में हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है, स्थिर है ये, कोई हाथ पैर नहीं चला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, शांति से अंदर में बैठा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम वही कर रहा है। तो कभी कभार अगर पार्टीज करते हैं, लेकिन उसके साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस घंटों घंटों जिम में लगे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो भी खराब है। हर चीज़ एक लिमिटेड दायरे में। इससे मुझे याद आया कि अभी के जो लड़के हैं बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, लाइक मैं भी बोल सकते हैं कि आधे लोग तो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जाते हैं, हेल्दी रहने के लिए, लेकिन कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो जिसके लिए उनको एस्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो क्या एस्टेरॉइड लेने से भी स्पर्म डैमेज हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, लाइफ में हर चीज़ का जो एक क्रक्स है वो है बैलेंस। जिम जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति का करना खराब बात है। किसी को बॉडी बनाने का, बॉडी दिखाने का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन उसे गलत तरीके से बनाना वो खराब बात है। तो अगर जिम जाते हैं और उसमें मसल्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स हार्मोनल डिसफंक्शन बॉडी में क्रिएट करते हैं। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने का सिस्टम होता है, उसके दो काम हो। टेस्टिस के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम होता है जो स्पर्म बनाता है, जिससे बच्चा पैदा होता है, और एक सिस्टम ये होता है जिससे टेस्टोस्टेरॉन बनता है, जिससे मेल्स के वो हेयर आना, मसल्स बनना, एग्रेशन आना या सेक्सुअल एक्टिविटी उस टेस्टोस्टेरॉन लेवल पे डिपेंड करती है। तो टेस्टोस्टेरॉन की ज़रूरत होती है मसल मास बढ़ाने के लिए। तो अक्सर जो लोग जिम जाते हैं वो स्टेरॉइड्स या टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्ट कराते हैं, लेकिन उससे मसल्स तो बन जाती है। ब्रेन को सिग्नल क्या मिलता है कि बॉडी में तो टेस्टिस ज़्यादा शायद काम कर रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा रखा है, स्टेरॉइड ज़्यादा बनेगा, तो उससे एक टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन भी अंदरूनी बढ़ जाता है। तो वो सोचता है कि तो टेस्टिस ज़्यादा काम कर रही है, इसको मैं शांत कराऊँ। तो वहाँ से वो टेस्टिस को सिग्नल देता है कि तुम कम काम करो। तो वो जब कम काम करने लगेगी तो ऑब्वियसली स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो मेल्स का ये सोचना, कई लोग क्या होता है कि अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मसल्स मास बढ़ाने के लिए भी टेस्टोस्टेरॉन के बूस्टर्स लेने लग जाते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो सेक्सुअली बड़े एक्टिव हो गए तो हम तो बच्चा पैदा कर लेंगे। जबकि पोटेंसी मीन सेक्सुअली एक्टिव होना और फर्टिलिटी मीन बच्चा पैदा करना, दोनों अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेल जो दिखने में बड़ा मस्कुलिन है, मसल्स अच्छी हैं, सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो बच्चा भी पैदा कर सके, और वो मेल जो लीन है, मसल्स नहीं है, सेक्सुअली शायद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता। तो अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, हेल्दी कंपनी है, और नेचुरल प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, गुड ब्रांड्स के लें, मॉडरेशन में लें, और ये स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, लिमिटेड एक्सरसाइजेस करें। वेट ट्रेनिंग्स जब करते हैं तो प्रॉपर स्क्रोटल गार्ड्स पहन करके अगर वो करते हैं तो जिमिंग के नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली ये स्पर्म प्रोडक्शन को नेगेटिवली असर करता है। ओके, तो आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे आपके एक्सपीरियंस में जो एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है, तंदुरुस्त, मतलब खुद को समझ रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ईजिली बच्चा पैदा कर लूँगा करके। तो आपने तो ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे। बहुत, मतलब वो इस तरीके के रहते हैं कि उन्हें आप बोलो ना कि सीमन एनालिसिस आप करा लीजिए, इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं ये टेस्ट क्यों कराऊँ, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप मेरी वाइफ का टेस्ट कराइए। तो उन्हें समझाना कि देखो,
आप पोटेंट हो सकता है इसके लिए आपको मेडल भी मिल रहा हो, बहुत अच्छी बात है, बट बच्चा पैदा करना एक अलग कैपेसिटी है, तो उसके लिए टेस्ट करा लीजिए। तो एक टाइम वैसा भी था जब हमें बोलते रहते थे कि टेस्ट करा लो फीमेल के सब टेस्ट हो चुके हैं, स्ट्रगल कर चुके हैं, वो सालों साल तक बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन मेल टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं, और बाद में पता चलता है प्रॉब्लम उसी में थी, मेल ईगो आ जाता है। हाँ, लेकिन आजकल टाइम चेंज है, दे आर वेरी ओपन, मेल्स भी समझते हैं इस चीज़ को ज़्यादातर, तो वो एक ही बार बोलने में अब करा लेते हैं, अब पहले जैसी परेशानियाँ नहीं है।